नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा मोटर्स ने उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल खोलने का फैसला किया है और इसी जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि टाटा ने ये फैसला उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के निवेदन पर किया है। उन्होंने कहा कि सांसद अनिल बलूनी ने देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा मोटर्स के मालिक रतन टाटा से उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल खोलने के लिए निवेदन किया था, जिसका रतन टाटा ने सकारात्मक जवाब भेजा है। उन्होंने इस कार्य के लिए टाटा कंपनी और सांसद अनिल बलूनी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार भी इस कदम के लिए पूरी तरह से मदद करेगी और उत्तराखंड के लिए भी मील का पत्थर ये साबित होगा। कार्यकर्ता जब किसी अच्छे पद पर बैठता है तो निश्चित ही आम जनमानस के सुख दुख का ध्यान करता है। इसी क्रम में अनिल बलूनी जी, जो हमारे प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं, जो सेंटर में गए हैं और इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी के समाधान के लिए मरीजों को, इससे पीड़ित जो रोगी हैं उनको निजात मिले, उनको इलाज मिले, इस बाबत उन्होंने बहुत बड़ी चिंता की है। मैं उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से और विद्यालय शिक्षा की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से मैं अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ कि जिन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। बधाई की बात है। तो चारधाम परियोजना को लेकर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रीतम सिंह ने कहा कि हाल ही में चारधाम परियोजना में बन रहा निर्माणाधीन पुल टूट गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक किसी भी आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और कांग्रेस नेता ने मांग करते हुए कहा कि चारधाम परियोजना में जो भी कंपनी काम कर रही है उस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, चारधाम परियोजना के तहत पुल का निर्माण होता है और पुल जो है बनते बनते ढह जाता है, तो इससे कार्य की गुणवत्ता जो है वो सामने दिखाई दे रही है, परिलक्षित हो रही है। और चारधाम जो है परियोजना है, उसमें जो कार्य हो रहा है उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या है। ये गंभीर प्रश्न है, सिर्फ हस्तांतरण से बात बनने वाली नहीं है। जो कंपनी निर्माण कर रही है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जिन इंजीनियरों की देखरेख में ये कार्य हो रहा था उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये कहते नहीं थकती कि साहब ऑल वेदर रोड, इसकी हालत ये है कि बनता बनता पुल जो है ढह गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी के अनुसूचित जनजाति के बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही अनुसूचित जनजाति की हितैषी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां दी हैं, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी ने बयान दिया है कि कांग्रेस ने कभी भी अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में नहीं सोचा है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर पलटवार किया। आए हैं, खैर वो कहेंगे कि कांग्रेस ने खेला है। मैं प्रभारी जी से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो घोषित किया गया, किसने किया? बीजेपी ने किया? ये तो कांग्रेस ने किया। उसके बाद उनको लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया, तो किसने दिया? क्या भाजपा ने दिया? उनको जो है सरकारी जो नौकरियां उसमें आरक्षण देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया है। आप पंचायतों का जिक्र ले लीजिए, वहां पर दलित और पिछड़ों को आरक्षण किसने दिया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया। महिलाओं को आरक्षण दिया। आप बताओ, आपने दलितों के लिए क्या क्या है जो प्रभारी जी कुछ नहीं किया? बस ये कि आप दोपहर का भोजन इस दलित के यहाँ खाएंगे, शाम का भोजन इस दलित के यहाँ खाएंगे। और वो खाना कहाँ से आ रहा है? वो बर्तन जो जिन बर्तनों में वो खाना खा रहे हैं, वो बर्तन कहाँ से आ रहे हैं? दुनिया देख रही है, सब दलित समाज भी इसको देख रहा है। ये जुमलेबाजी से बात बनने वाली नहीं है। आप बताओ ना, हम तो कहते हैं बताइए आप, आपने दलितों के लिए क्या किया है?
तो राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रही है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि टेस्टिंग बढ़ते ही कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, यानी कि जब टेस्ट आप बढ़ा देंगे तो जाहिर तौर पर कोरोना के मामले भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो बिहार चुनाव को लेकर भी प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, लेकिन बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना की महामारी कोई नई थोड़ी है, काफी लंबे समय से जो है पूरे विश्व में और देश के अंदर है। और उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि जो दायित्व सरकार का बनता था, सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। सरकार पूरी तरीके से पिंजरे में कैद है। मैं समझता हूं कि सरकार को समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, उन्हें टेस्टिंग ज्यादा करनी चाहिए थी, टेस्टिंग सेंटर बनाने चाहिए थे, अस्पतालों की व्यवस्था जो है सुदृढ़ करनी चाहिए थी। इस दिशा में कोई काम तो नहीं हुआ, लेकिन बीच में तो ऐसे लग रहा था जैसे कोरोना है ही नहीं, क्योंकि सारा बिहार के चुनाव के आसपास जो कुछ हुआ वो आप सबने और हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ये तो नारा देते थे कि क्या नाम 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन बिहार के चुनाव में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी की आंखों के सामने हजारों हजार लोग खड़े थे, बैठे हुए थे, उनके चेहरों पर मास्क नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, तो उस समय लग रहा था। अब टेस्टिंग शुरू कर दी तो अब लग रहा है कि कोरोना। तो हाल ही में दून मेडिकल अस्पताल की वीडियो वायरल होने के बाद भले ही जांच के आदेश दिए गए हों, लेकिन अब तक इस पर राजनीति गर्माती जा रही है। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश भर में सरकार सेवाओं की हालात जो देखे जा रहे हैं, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। धस्माना ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज तक नहीं मिल रहा और साथ ही उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार की अपेक्षा का आरोप भी लगाया। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि मैं खुद अस्पतालों के चक्कर लगाता हूं। स्वास्थ्य के मामले में जो पूरे राज्य भर में बद इंतजामिया हैं उनके बारे में मैं लगातार आवाज उठाता हूं। हमारी प्रसूता बहनें, जो प्रेग्नेंट बहनें हैं जिनका लेबर पेन होता है, उनके मामले में लगातार उठाता हूं। कभी सड़क में पैदा हो जा रहा है बच्चा, कोई अस्पताल के गेट में पैदा हो जा रहा है। इस प्रकार की जो स्वास्थ्य में बद इंतजामिया हैं उनको मैं बार बार उजागर करता हूं। और अभी जो आपने देखा वीडियो वायरल हुआ, कंधे पर रख करके अपने पिता को एक लड़का ले जा रहा है, ऐसे मामले तो पूरे पहाड़ में पिनस में रख करके, कंधे में रख करके गर्भवती माताओं को, बीमार लोगों को, असहाय लोगों को रोज आने की बात है। ये यहाँ पर आप लोग वायरल हो जाता है, आपकी नजर में आ जाता है, आप लोग सवाल कर लेते हो। पहाड़ में तो ये रोज की कहानी है। उत्तराखंड का तो दर्द है, ये पीड़ा है जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी जर्जर है और उसके लिए केवल और केवल एक आदमी जिम्मेदार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। वो मुख्यमंत्री भी है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जितना स्वास्थ्य में गड़बड़ हो रखी है वो केवल मुख्यमंत्री की वजह से। तो लक्सर विधायक संजय गुप्ता द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली दिए जाने के मामले में कांग्रेस सेव दल ने कड़ी आपत्ति यहां पर जलाई है, यानी कि सेवा दल है जिन्होंने ये कड़ी आपत्ति जताई है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की। अपनी मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने लक्सर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि वे विधायक द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की गई गाली गलौज को हर जगह पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक विधायक पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कांग्रेस सेवा दल का धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ज्ञापन हमने दे रखा है। आज हम सीओ साहब से मिलने आए थे। मेरे कार्यकर्ता शराफत को और लक्सर के विधायक ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां सीओ की मौजूदगी में, पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में और एसपी देहात की उपस्थिति में, एसडीएम हरिद्वार की उपस्थिति में दे रखी है। ये गुंडा राज है? ये कानून का राज है? मेरे कार्यकर्ता को कोई गाली दे, कमी बताओ, पुलिस उसको फांसी पे चढ़ा दे, कानून उसको फांसी पे चढ़ा दे।
कोई परवाह नहीं है, स्वागत करेंगे। विधायक को कहां परमिशन दे दी है संविधान में गुंडागर्दी करने की और गाली देने की? और अधिकारियों की मौजूदगी में कोई गाली देगा, ये कांग्रेस का हर कोई नेता बर्दाश्त कर सकता है, राजेश रस्तोगी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहाड़ से लेकर प्लेन तक अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और जिस दिन ज्ञापन दिया गया था उसी दिन उसको, क्योंकि SHO और CO साहब को प्रेषित कर दिया गया था, तो उनके द्वारा उसमें जो चीज़ें कही गई है तो उसके रिगार्डिंग में CO साहब के स्तर से उसको चेक किया जा रहा है, उनसे वार्ता भी हुई थी। जो भी चीज़ें हैं पुलिस के द्वारा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो सितारगंज नगर पालिका के रुके हुए विकास कार्यों के विरोध में चल रहा धरना आज 10वां दिन यहां पर पार कर गया है और आज आंदोलनकारियों ने अर्धनंगन होकर धरना प्रदर्शन यहां पर किया है। और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव में जिले के आला अधिकारी ठेकेदारों और उन गरीब लोगों के कपड़े उतारने का कार्य कर रहे हैं जिनके आवास बनाए जाने हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने आंदोलन की सुध नहीं ली तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। ये हमारे इस आंदोलन को जो जनता के हित के लिए चल रहा है 10वां दिन है और जो राजनीतिक दबाव में आके प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे ठेकेदारों का, हमारे उन गरीबों का जिनके आवास योजनाएं बननी है, सबके कपड़े उतारने का काम किया है। आज हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करके ये संदेश दिया है कि हमारे कपड़े जो उतारना इस सरकार ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रारंभ किए हैं, हम उसका खुला विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और अगर इन्होंने जो है हमारे इस आंदोलन को अब भी कोई सुध नहीं ली, अनदेखा किया, तो मान लीजिए कि आंदोलन अब धीरे धीरे और उग्र रूप लेने जा रहा है। तो केंद्र सरकार के निर्देश के बाद BSNL उत्तराखंड में इंटरनेट सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने में जुट गया है और उत्तराखंड की सीमांत और दुर्गम गांव में USO निधि की वित्तीय सहायता से मोबाइल टावरों को स्थापना के तौर पर यहां पर देखा गया है, क्योंकि टावरों की स्थापना करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत नेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों और गांव के लिए आर्टिफिकल जो कि लेन है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर खास फोकस किया जा रहा है। BSNL ने हाल ही में राज्य के अंतिम गांव नीति घाटी में मलारी क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं को स्थापित कर लॉन्च कर दिया है और 30 मोबाइल टावर्स के रोल आउट पर 4 4G यानी कि 4G की भी बहाली हो रही है यहाँ और बहुत अच्छी से स्पीड जो है वो 4G की है और 4G का प्रशिक्षण जल्दी यहाँ पर होने वाला है और ई सेवाओं का लाभ लेने के लिए 4G का उच्च गति डेटा नेटवर्क का उपयोग मददगार साबित होगा। इससे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा, ट्रैकिंग और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। कल भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री शिक्षा, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी श्री संजय धोत्रे जी देहरादून में उन्होंने बैठक ली, जिसमें BSNL के अधिकारी, BBNL के अधिकारी और दूरसंचार विभाग के अधिकारी मौजूद थे। तो उनका मुख्य फोकस यही था कि दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड, देवभूमि उनके काफ़ी कहना चाहिए सरकार की प्राथमिकता सूची में हैं और यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम किस तरह से खास करके इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करें, सो दैट अभी जो कोविड महामारी और इस तरह की परिस्थिति है, इसमें इवन हमारे दूरस्थ गांवों में लोग उसका उपयोग कर सकें और लाभ उठा सकें। तो उनका प्राइमरी फोकस तो इसी बात पे था कि दूरस्थ गांवों में आप जल्दी से जल्दी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करें, मोबाइल सेवाओं का विस्तार करें और उस पर जो भी हमने उनको अपने विवरण दिए, उन पर उन्होंने जहां जहां हमें कुछ समस्याएं थी उन पर निराकरण का भी आश्वासन दिया। तो साल के आखिरी कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रतिबंध लगने से हरिद्वार के बाजार पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है और लाखों श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए हर की पौड़ी पहुंचे हैं और जिससे स्थानीय व्यापार के साथ ही होटल कारोबारियों को भी खासा मुनाफा होता है। लेकिन कोरोना काल में कांवड़ मेले के साथ ही स्नान पर्वों पर लगे हुए प्रतिबंध ने एक बार फिर से स्थानीय कारोबारियों को आर्थिक संकट में डाल दिया है।
कोरोना काल में चारधाम यात्रा के बाद कांवड़ मेला और सभी बड़े स्नान पर्वों पर लगे प्रतिबंध ने हरिद्वार के व्यापारी की कमर तोड़कर रख दी है। होटल कारोबारी विभाष मिश्रा हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि होटल के रखरखाव का खर्चा निकालना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया है और जाहिर तौर पर अगर इस तरह से श्रद्धालु पहुंचते हैं तो व्यापार में भी मुनाफा होगा। पूरे देश दुनिया में एक मैसेज आता कि यहाँ पे लोग गंगा स्नान करने के लिए आ सकते थे, लेकिन सरकार ने इस पे रोक लगा दी है, जिससे व्यापारियों में बड़ी नाराजगी है। उसका वजह भी है कि जब व्यापारी खाली बैठा है, उसको घर बार चलाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है और पिछले 1 साल से लोग परेशान चले आ रहे हैं। लोग मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। कई आत्महत्याएं की घटना भी आ रही हैं, आपने देखा भी होगा, सुनने में भी आया है। तो सरकार में ऐसे में सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो ये एक संजीवनी का काम करता। अगर ये ट्रायल के रूप में लिया जाता और जब आप एक तरफ कुंभ की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को आने के लिए मना भी कर रहे हैं, और ऐसे में अगर ये एक जो कार्तिक स्नान है, एक पूरे जो है स्नान करने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं, उनको अगर कोविड के नियमों का पालन करते हुए अगर स्नान कराया जाता तो शायद अच्छा होता। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने 150 पेटी अवैध शराब के जखीरे के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 45 वर्षीय नारायण सिंह भंडारी पुत्र तेज सिंह भंडारी निवासी तल्ला बिलोना के रूप में की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी विभाग ने यह मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कहा कि नशा मुक्त बागेश्वर के तहत चलाई गई मुहिम रंग ला रही है और लगातार चरस और अवैध शराब का कारोबार करने वाले पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन एक आम आदमी के द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें एसओजी इंचार्ज को लगाया गया। एसओजी इंचार्ज और उनकी टीम के साथ कोतवाली पुलिस ने बालीघाट पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप बोलेरो पकड़ी, जिसमें 150 पेटी शराब थी, 100 पेटी रम, बरमूडा रम और 50 पेटी मैकडॉवेल ये शराब थी। कागज़ मांगने पर जो ड्राइवर लेके जा रहा था उसने कोई कागज़ नहीं दिखाया, उसके पास कोई कागज़ नहीं था। ये कपकोट क्षेत्र में एक दुकान पर ले जाने की बात कर रहा था। पूछताछ से पता चला कि किसी दुकान पर ये नहीं ले जा रहा है, ये अवैध तरीके से शराब को ले जा रहा था, जिसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वाहन को सीज कर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो काशीपुर एएसपी राजेश भट्ट ने गदरपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के क्वार्टर झज्जर हालत में हैं और पुराने बने हुए हैं और इनको तोड़कर नए बनाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और साथ ही आजादी से पहले 3 राइफल है उसे भी खराब अवस्था में उनको जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि वो खराब पड़ी हुई है और जमा कराने के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द इन्हें इकट्ठा किया जाए और उसके बाद इन्हें बदलने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कुछ अन्य कमियों को भी यहां पर देखा गया है जिसको जल्द दूर करने के प्रयास भी किए जाएंगे। थाने का आज मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो इनका परिसर हमने भ्रमण किया है तो उसमें परिसर बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में इनकी बिल्डिंगें हैं और जहां हमारे जवान रहते हैं वो बहुत खराब कंडीशन है। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है और सीलन कर रही है, टूट रही है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर एक रिपोर्ट हम लोग मेरे द्वारा इसमें प्रेषित की जाएगी, हमारे एसएसपी साहब के माध्यम से भी पेश की जाएगी। इसमें बजट जो आवंटन के लिए इसमें लिखा जाएगा। इसके अलावा इंस्पेक्शन में हम लोग असला वगैरह चेक कर रहे हैं, उसकी हैंडलिंग चेक कर रहे हैं। बाकी माल खाने का अभी निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। वैसे संतोषजनक है स्थिति, थोड़ा जवानों को रेगुलर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बाकी माल खाने का भी हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। देखिए 303 जो अपने आप में साफ़ सफाई और उसकी मेंटेनेंस ठीक करते हैं तो वो सही हैं। अगर इनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है तब वो चलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। अभी हमारे यहाँ गदरपुर में जो असले हैं वो उनकी हालत ठीक है और वो अभी चालू स्थिति में है। फिर अभी थोड़ा और इनका हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे कि किसमें क्या कमी है।
जो इसमें से चलने की स्थिति में नहीं होंगे उसको हम रिप्लेस करने के लिए पुलिस लाइन में भेजेंगे। तो गदरपुर के गांव नंदपुर से लापता हुई लड़की के परिजनों ने पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है और परिजनों के मुताबिक 7 नवंबर को लड़की काशीपुर में पेपर देने गई थी और वहीं से वे लापता हो गई। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं नजर आ रही है। वहीं एसपी काशीपुर राजेश भट्ट ने कहा कि लड़की का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया गया है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है। उन्होंने कहा कि लापता लड़की की तलाश के लिए एएसओजी और अन्य टीमों का भी सहयोग लिया जा रहा है। पेपर था 7 तारीख को, तो घर कह के गई है कि काशीपुर है पेपर, काशीपुर जा रही हूँ पेपर देने के लिए। तो पेपर देने गई काशीपुर, फिर रात में काफ़ी 9 का टाइम होगा, फ़ोन किया उसने मुझे कि मेरा पेपर काशीपुर में देहरादून पड़ा है। ठीक है, देहरादून पड़ा है पेपर, कि मम्मी को मत कहना कि देहरादून पड़ा है पेपर, की टेंशन करेगी हैं। इसके बाद कहने लगी कि लाइफ में दोबारा नहीं आती है जॉब। उसके बाद मैंने कहा कोई है तेरे पास तो मेरी बात करा दे, तबीयत खराब हो जाती है ना उसकी, तो इसलिए तो कहने लगी कि मेरे पास कोई नहीं है, खाना खाने के लिए बस रुकी है कि सब खाना खाने गए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं है, तू क्यों नहीं गई है खाना खाने? कहने लगी मैं नहीं गई हूँ। वो नहीं गई कि मेरे फ़ोन में चार्ज वो नहीं है, बैटरी नहीं है, स्विच ऑफ होने वाला है, बाद में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उसका फ़ोन ही नहीं आया। कुछ नहीं, यही कह रही है कि बस कि ठीक है मजे में है लड़की और कुछ नहीं, बस कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता है। देखिए इसमें बेसिकली हमारी एसओजी भी लगी हुई है। एसओजी को हमने नंबर और लोकेशन वगैरह ट्रेस आउट करने के लिए कहा है और अभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। इसमें IMEI नंबर भी दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ लाएंगे वैसे ही लड़की बरामद हो जाएगी। दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि बिल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही केंद्र सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और आज देश का अन्नदाता सड़कों पर रहने को मजबूर है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सुभाष चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने हमेशा ही किसान का साथ दिया है। आज जो किसान का जो दुर्अवस्था है, सड़क पे लेटे हुए हैं, सड़क पे शहीद भी हुए हैं। आज किसान के साथ पहले GST लगा के व्यापार मंडल के साथ किया, बेरोजगारी के साथ किया है, अब ये लोग किसान को भी मार रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता किसान के साथ है और किसान को न्याय दिला के रहेंगे, पूरे सड़क पे रहेंगे। ये रवैया बहुत गलत है। आज किसान जो है पूरे देश को अन्न खिलाती है, उस अन्नदाता के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, पानी की वो बरसा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। सड़कों पर किसान है, उसकी सिर्फ एक मांग है, जो सरकार ने MSP तय किया है उसी MSP पे जो आड़ती हैं वो किसान अपना अनाज बेच सके। इसी मांग को लेकर मोदी सरकार से लगातार जो किसान भाई हैं वो देश की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जो तानाशाही सरकार है वो क्यों पता नहीं अड़क है, जबकि इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। लेकिन आज के समय में किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर भूखे प्यासे सोने को मजबूर है। सरकार को इस पर फैसला लेना होगा और एक किसान इस पर एक कदम पीछे नहीं हटने वाली। उन्होंने कहा इस बार आर पार की लड़ाई होगी। देखिए, किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वाभिमानी होता है, वो कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता और ऐसे में अगर सरकार उसकी मांग नहीं मानती है तो ये बहुत देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज अन्नदाता सड़कों पर है। आज अन्न की वजह से आपने देखा होगा इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी होगी तो लोगों को खाने की पड़ी होगी और उस अन्नदाता के साथ इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ।
तो देहरादून में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाजार की साप्ताहिक बंदी को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दिन सिर्फ जरूरी वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठानों, दुकानों को ही खोलने की अनुमति रहेगी। और देहरादून तहसील की बात करें तो यहाँ कल यानी रविवार को, जिस तरह से ये आज की बात हम कर रहे हैं क्योंकि आज रविवार है और कल इसकी पूरी निशानदेही जो है वो की गई थी कि आज किस तरह से काम होना है। तो जाहिर तौर पर आज रविवार है तो रविवार के दिन को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा काम किया गया। आशीष श्रीवास्तव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि साप्ताहिक बंदी का आदेश अभी भी लागू है। इसके बाद भी तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान इसका पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी उप जिला अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी को सख्ती के साथ लागू कराएं। यदि कोई प्रतिष्ठान बंदी के दिन खुल पाता है यानी कि जो खोला जाता है तो संबंधित विभाग के खिलाफ और प्रतिष्ठित के खिलाफ यहाँ जो कार्रवाई है वो की जाएगी क्योंकि प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो बाजार तहसील वाइज पहले एक ऑर्डर निकला हुआ है, जब नवरात्र के पहले ये फॉलो भी किया जा रहा था बहुत स्ट्रिक्टली, उसको उस ऑर्डर के बेसिस पे जो साप्ताहिक बंदी जिस बाजार की जिस दिन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फल, सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस सिलेंडर, ये जो एजेंसीज हैं इनको छोड़ करके सभी कमर्शियल प्रतिष्ठान जो है उस दिन बंद जाएंगे और ये साप्ताहिक बंदी का अनुपालन सभी स्ट्रिक्टली सुनिश्चित करें। नगर निगम इस दिन बड़े लेवल पे सैनिटाइजेशन भी अभियान भी चलाएगा और जो लोग इस आदेश का अनुपालन नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट फिर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें सब मैंने आपको कहा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।